गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मेटल एंड नॉन मेटल में मेटल और नॉन मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी। अब हमें केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ मूव करना है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा केमिकल प्रॉपर्टी में मूव करने से पहले अपने एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी गई है। उस एक्टिविटी में इन्होंने स्पेशली ये बताने का प्रयास किया है आप लोगों को, या हम लोग ये सीखेंगे एक्टिविटी से कि मेटल का जो नेचर है, मेटल के प्रोडक्ट का ज़्यादातर जो नेचर है वो बेसिक नेचर है और नॉन मेटल का एसिडिक नेचर है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जैसे एक्टिविटी यहाँ पर मैंने लिखी है, तो एक एक्टिविटी अपने एनसीईआरटी में ऑलरेडी है भी, जिसमें इन्होंने किया क्या है कि मैग्नीशियम के रिबन को हीट किया है, एयर के प्रेजेंस में हीट किया है। तो मैग्नीशियम का रिबन अगर एयर के प्रेजेंस में हीट किया जाएगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को जो वाइट कलर की ऐश कलेक्ट हुई है उसको वाटर में डाल के इन्होंने सोल्यूशन बना दिया है। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये पार्शियली सॉल्युबल है वाटर में, तो जितना अमाउंट इसका सॉल्युबल होगा वाटर में वो सॉल्युबल हो जाएगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर से मिलकर के मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा और एक्वस सोल्यूशन वाटर के अंदर सोल्यूशन बन जाएगा। और उसी एक्वस सोल्यूशन में अगर हम रेड लिटमस को ले जाएंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। और आपको पता है अगर रेड लिटमस ब्लू होता है तो हमारे उस प्रोडक्ट का जो नेचर है वो बेसिक है। इसका मतलब हमारा जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना या मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बना जो वाटर में डिज़ोल्व होकर के, ये बेसिक नेचर का है। दूसरे नंबर पे देखा जाए, अगर हम सल्फ़र को ले लें एक पाउडर की तरह से, अपने लैब में येलो कलर का प्रोडक्ट है, इसको एक स्पैचुला में ले लें जिसमें हम इसको हीट कर सकते हैं, फिर वही एयर के प्रेजेंस में हम इसको हीट करेंगे तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनेगी। ये गैस है, गैस को कलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये देखा जाए लिबरेट होकर डिफ्यूज़ जाएगी एयर में। तो गैस को कलेक्ट करके जार में हम वाटर मिक्स कर देंगे, तो और वाटर मिक्स करके सेक कर देंगे अच्छी तरह से। तो जो गैस होगी वाटर में सॉल्युबल हो जाएगी। यहाँ पर देखो मैंने जी लिखा है, जी फॉर गैस, और H2O से यहाँ देखो लिक्विड लिखा है, जिसमें कलेक्ट मिल जाएगी। और H2SO3 इसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड। ध्यान देना, H2SO4 आप लोग ज़्यादातर जानते हो, H2SO3 भी सल्फ्यूरस एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। तो सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा और उसी सोल्यूशन में अगर हम ब्लू लिटमस को ले जाएंगे तो रेड हो जाएगा। तो ये नेचर जो ब्लू लिटमस अगर किसी सोल्यूशन में रेड हो रहा है या किसी सब्सटेंस के कांटेक्ट में आकर के रेड हो रहा है, इसका मतलब जो मटेरियल है वो एसिडिक नेचर का है। तो इस एक्टिविटी में केवल इतनी सी बात की गई है, जैसा कि इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने एसिड, बेस एंड सॉल्ट पढ़ा है। तो एसिड का कैरेक्टर, बेस का कैरेक्टर, सॉल्ट का कैरेक्टर, प्रिपरेशन, काफ़ी कुछ डिस्कशन हो चुका है। तो हमें कुछ थोड़ा सा बेनिफिट उस चैप्टर से, एसिड बेस वाले चैप्टर से भी मिलेगा, क्योंकि इतना तो हम लोगों ने एक्टिविटी के थ्रू सीख लिया कि मेटल का जो नेचर है वो देखा जाए मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड जो बनेगा, मतलब मेटल का कंपाउंड का नेचर बेसिक है और नॉन मेटल के कंपाउंड का नेचर एसिडिक है। एक्टिविटी में ये चीज़ डिस्कस करना चाह रहे हैं आप लोग भी। एनसीईआरटी में इस एक्टिविटी को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना, ये सब अपने काम के हैं। इसके बाद देखो हम स्पेशली केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के मेन पॉइंट की तरफ आना चाहेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन की तरफ फर्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मेटल जितने भी हैं हर मेटल एक जैसा एक्टिव नहीं है। कुछ मेटल ज़्यादा एक्टिव हैं, उनकी रिएक्टिविटी हाई है, और कुछ मेटल की रिएक्टिविटी कम है। तो यहाँ ध्यान देने की जरूरत ये है कि मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब ऐसे मेटल हैं जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएंगे इवन रूम टेम्परेचर पर और अपना रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बना देंगे। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम यहीं पर सोडियम ले लेते हैं, मान लो हमने सोडियम ले लिया और इसका रिएक्शन मैंने ऑक्सीजन से करा दिया, तो आपको पता है सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है और ऑक्साइड जो बनेगा वो -2 चार्ज का बनेगा। तो सोडियम ऑक्साइड Na2O प्रोडक्ट देखो बनेगा, Na2O सोडियम ऑक्साइड बना। अब Na2O बना, अब आप इक्वेशन को बैलेंस करना चाहो तो यहाँ पर देखो O2 है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर भी हमें चाहिए, इससे पहले हमें 2 लेना पड़ेगा। तो हमारा देखो सोडियम बैलेंस हो गया
और इस साइड में हमें 4 लेना पड़ेगा। तो अब हमारा देखा जाए ऑक्सीजन और सोडियम दोनों बैलेंस हो गए। तो ऐसे आप छोटे छोटे इक्वेशन को करते समय बैलेंस भी साथ में करते रहिए, इससे भी अपना काम इजी गोइंग होगा। अगर हम यहीं पर पोटेशियम ले लें तो पोटेशियम भी देखा जाए सेम नेचर का है, इसलिए सीधे हम यहाँ पर 4K से और O2 से काम कराएंगे, 4K2O। तो ये देखा जाए अपने को पता है कि पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये रूम टेम्परेचर पर ही, ये सब मेटल इतने रिएक्टिव हैं कि रूम टेम्परेचर पर ही ये प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर आप कैल्शियम को ले लीजिए और ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दीजिए तो कैल्शियम +2 चार्ज का है और ऑक्सीजन -2 चार्ज का है, तो CaO बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पर अगर 2 लगा दीजिए तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया और यहाँ 2 लगा देने से हमारा कैल्शियम बैलेंस हो गया। तो ये छोटे छोटे चीज़ इक्वेशंस हैं जो कि आप इस एक्टिविटी के थ्रू, इस कह सकते हो टॉपिक के थ्रू हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये सब रूम टेम्परेचर पर ही अपना रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बना देते हैं, इनको हीट करने की नीड नहीं है। लेकिन अगर मेटल्स हम मैग्नीशियम को ले लें, एल्युमिनियम को ले लें, जिंक को ले लें, तो डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेंगे। इनके लिए देखा जाए दे बोर्न इन एयर ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म देयर ऑक्साइड। ये अगर इनको एयर के प्रेजेंस में, एयर में अगर इनको हीट किया जाए, बर्न कर दिया जाए, तो उस केस में ये अपना रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बनाएंगे, मतलब इनको हीट करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर मैग्नीशियम को ले लें और +O2 यहाँ पर जो कि एयर से अवेलेबल होगा, तो आपको दिख रहा होगा मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज है, ऑक्सीजन पे 2- तो MgO बनेगा। क्वेश्चन बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम 2 यूज़ कर दें तो 2 MgO। लेकिन अब यहाँ पर हमें हीट करना पड़ेगा, तब जा कर के अपना ये रिएक्शन होगा। तो जो ऊपर हम लोग डेल्टा जैसे साइन बनाते हैं, इसका मतलब केमिस्ट्री में हीट के लिए है। तो बार बार यहाँ हीट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे आप डेल्टा साइन से अपना काम चला सकते हो। अगर आप एल्युमिनियम को ले लीजिए Al + O2, तो आपको पता है कि अगर यहाँ पर हीट कर दिया जाए तो एल्युमिनियम के ऊपर 3+ चार्ज हैं, एल्युमिनियम आयन जो बनेगा, और ऑक्सीजन पर -2 चार्ज हैं। तो यहाँ पर जो फार्मूला हमारा बनेगा Al2O3 बनेगा, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए देखो 3 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं, तो इस वाले जगह पर अगर हम 3 कर दें, ध्यान देना, अगर हम 3 कर दें तो 3 × 2 = 6, तो हमारे पास यहाँ पर 2 अगर हम यूज़ कर लें ये, तो 6 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन इधर आ जाएंगे। लेकिन अब एल्युमिनियम से पहले हमें 4 लेना पड़ेगा। तो ऐसे आप छोटे छोटे इक्वेशन को भी साथ साथ बैलेंस करना सीख सकते हो। जिंक अगर है तो जिंक को ले लिया और ऑक्सीजन से साथ ट्रीटमेंट करा दिया, तो जिंक हमेशा +2 चार्ज का है। यहाँ पर भी देखो हमें हीट की साइन तो लगानी पड़ेगी, क्योंकि पहले हम समझ चुके हैं कि ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करेंगे, इनको स्ट्रॉन्ग हीट करने के बाद रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर ZnO बनेगा, जिंक +2 चार्ज का है और ये -2 चार्ज का है, तो ZnO बनेगा। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए मैंने 2 लगा दिया और जिंक बैलेंस करने के लिए मैंने 2 लगा दिया। तो ये हमारा मैग्नीशियम, एल्युमिनियम या जिंक से रिलेटेड रिएक्शन था, एयर में या ऑक्सीजन में क्या प्रोडक्ट बनेंगे। अब आगे की तरफ बढ़ें। जैसे मान लो कि मेटल हमारा कोई कॉपर है, आयरन है, ये इनको एयर में बर्न करने के बाद दे रखा है डू नॉट बर्न इन एयर इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। अगर इनको बर्न किया जाए, एयर में स्ट्रॉन्ग हीट किया जाए, तो भी ये रिएक्ट नहीं करेंगे। दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन ओनली ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, मतलब लंबे टाइम तक अगर इनको हीट किया जाए, तो ऐसे केस में देखा जाए कि अपना आयरन या कॉपर लंबे टाइम तक हीट करने के बाद तब ये रिस्पेक्टिव ऑक्साइड देंगे। जैसे Fe है, Fe 3Fe + 2O2, देखो इक्वेशन को भी मैंने बैलेंस फॉर्म में पहले से ले रखा है। हीट करेंगे लेकिन ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, लंबे टाइम तक हीट करना पड़ेगा, तो ये प्रोडक्ट हमारा बनेगा, Fe3O4 बनेगा। ये जो Fe3O4 है ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, FeO और Fe2O3 दोनों से बना है। अब FeO में Fe की वैलेंसी +2 है और Fe2O3 में +3 है, तो +2 +3 आपको पहले से ही पता है कि Fe में 2 टाइप के कैटायन बनते हैं, +2 और +3, तो वो यहाँ पर दोनों टाइप के कैटायन ऑलरेडी बने हैं, इसलिए दोनों को अब हम एक साथ मिक्स करके Fe3O4 लिखते हैं। आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन Fe3O4 आप NCERT के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। कॉपर को अगर लंबे टाइम तक हीट किया जाए एयर के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन में, तो भी ये कॉपर ऑक्साइड बना देगा। लेकिन ये प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, यहाँ पर तो हीट करने से ही काम बन रहा था,
लेकिन यहाँ पर अपने को ज़्यादा टाइम तक हीट करना पड़ा तो जा कर के प्रोडक्ट बना है। अदरवाइज़ ऐसे प्रोडक्ट कह सकते हो कि नॉर्मल हीटिंग से नहीं बनेंगे। ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। थोड़ा हम आगे की तरफ बढ़ना चाहेंगे। अब आगे देखा जाए, मेटल्स लाइक सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। बड़े काम का पॉइंट है कि अगर हमारे पास देखा जाए जो सिल्वर मेटल है, गोल्ड मेटल है, ये सब ऐसे मेटल हैं कि जो ऑक्सीजन के साथ देखा जाए हाई टेम्परेचर पर भी रिएक्ट नहीं करते और ये एज इट इज़ बने रहते हैं, जैसे हैं वैसे कैसे बने रहते हैं। आप लोग इस जो मैं यहाँ पर पेपर पे लिख करके आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो इससे आप लोग अपने छोटे छोटे नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। एक सब छोटे पॉइंट बड़े काम के हैं। अब आगे देखा जाए हमारे सामने क्या सिचुएशन आ गई। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ सम मेटल लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, पीबी एक्सेट्रा आर कवर्ड विथ अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। दिस प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। ये भी हमारे सामने एक बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं। जैसा कि अपने एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन ही था कि मैग्नीशियम वायर को बॉन्ड करने से पहले उसको रगड़ना क्यों पड़ता है, यानी उसको देखा जाए बॉन्ड करने से पहले, हीट करने से पहले उसको क्लीन करना पड़ता है सैंड पेपर से। पर्पज़ यही है कि मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर नॉर्मल कंडीशन में बन जाती है, जो कि उसको फिर से उसको ऑक्सीडाइज होने से रोकती है। इसलिए हमें उसके लेयर को ऊपर से हटाना पड़ता है। तो इसमें देखा जाए कई प्रोडक्ट आ गए, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, पीबी, सब इससे रिलेटेड आ गए। अब आगे देखा जाए थोड़ा सा रिएक्शन इन्होंने और बना रखा है। जो ऑक्साइड हम लोगों ने अभी बनाए हैं मेटल की, उसका नेचर क्या है। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एल्केलाइन सोल्यूशन विच टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। जैसा कि आपको पता है कि अगर हम Na2O ले लें और इसका रिएक्शन वाटर से करा दें, मतलब वाटर में इसको डिज़ोल्व कर दें, तो इस केस में ये NaOH का फॉर्मेशन कर देगा। तब यहाँ पर देखो Na2O है तो 2NaOH, ये लिक्विड है, ये दिखाना चाहें तो ये सॉलिड है, और ये देखा जाए एक्वस है, तो NaOH बन गया। अब NaOH पता है स्ट्रॉन्ग बेस है, तो रेड लिटमस को ये ब्लू करेगा ही करेगा, ये तो अपने को पहले से पता होना चाहिए। पोटेशियम ऑक्साइड को अगर हम ले लेते हैं K2O, ये भी देखो सॉलिड है और H2O के साथ ट्रीटमेंट करा दिया, H2O लिक्विड है, तो ये भी देखा जाए KOH का फॉर्मेशन कर देगा एक्वस। तो ये भी देखा जाए कि स्ट्रॉन्ग बेस है और रेड लिटमस को ब्लू करेगा। तो मतलब जो ऑक्साइड हैं वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं और सॉल्युबल होकर के स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन मीडियम दे रहे हैं। और ऐसे प्रोडक्ट के लिए आप एल्कली वर्ड यूज़ करते हो। आपको पता है कि हम लोगों ने पहले ही एसिड बेस एंड सॉल्ट में डिस्कशन कर रखा है। तो अगर क्वेश्चन कर दिया व्हाट इज़ एल्कली, तो आप बता सकते हो कि ऐसे मेटल या मेटल ऑक्साइड जो वाटर में डिज़ोल्व होकर के बेसिक सोल्यूशन देते हैं या वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और बेसिक नेचर का सोल्यूशन देते हैं, उनको हम एल्कली का नाम देते हैं। तो ये चीज़ हमारे काम की है, आपको समझने की ज़रूरत है। मैग्नीशियम ऑक्साइड डिज़ोल्व इन वाटर पार्शियली, देखो यहाँ पर ये बात है, मतलब पूरा का पूरा मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा डिज़ोल्व नहीं होगा, थोड़े बहुत अमाउंट में डिज़ोल्व हो जाएगा, थोड़ा बहुत नहीं डिज़ोल्व होगा, तो बॉटम में जा कर के वो बैठ जाएगा। और ये भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा जिसका नेचर बेसिक है। यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने ले लिया और प्लस H2O, वाटर का रिएक्शन कर दिया। यहाँ पर देखो MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में देखा जाए एक बेस है। अलग बात है सोडियम ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के रिस्पेक्ट में यहाँ पर जिसका बेसिक नेचर है वो थोड़ा कम है। इसीलिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के फॉर्म में हम लोग ज़्यादातर एंटासिड के फॉर्म में हम लोग एसिडिटी की प्रॉब्लम को मिनिमाइज़ करने के लिए या ख़त्म करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सस्पेंशन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से लेते हैं। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड एंड देयरफॉर बिहेव बेस। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन देखा जाए नॉर्मल केस में अगर एसिड से करा दिया जाए तो एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना देंगे। और आपको पता है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहा है तो उसका मतलब वो बेस है। तो इस केस में अगर हम MgO ले लेते हैं और उसका रिएक्शन देखा जाए अगर हम HCl से करा दें तो अपना मैग्नीशियम जो है MgCl2 बना देगा जो कि सॉल्ट है, और हाइड्रोजन ऑक्साइड मिलकर के वाटर बन जाएंगे। ऐसे अगर CuO ले लीजिए, इसको मान लो कि आपने H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दिया तो यहाँ पर देखो CuSO4 कॉपर सल्फेट बन जाएगा और साथ में ये H2O बन जाएगा।
तो जो हमारे सामने रिएक्शंस हैं, ये सब रिएक्शन क्या शो कर रहे हैं कि चूँकि ये जो ऑक्साइड हैं एसिड से रिएक्शन कर रहे हैं, सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं, इसलिए ये सब ऑक्साइड बेसिक नेचर के हैं, मतलब ये बेस हैं। आगे देखा जाए कुछ ऐसे भी हमारे पास मेटल हैं, ये भी बड़े काम का पॉइंट हम लोग लेके चल रहे हैं कि सब मेटल ऑक्साइड सच एज Al2O3 एंड ZnO। ऑलरेडी ये डिस्कशन हमारा एसिड और बेस वाले टॉपिक में कंप्लीट है, फिर भी यहाँ पर दोबारा मैं रिवाइज कर रहा हूँ। शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। सच मेटल ऑक्साइड आर कॉल्ड एम्फोटेरिक। ऐसे मेटल ऑक्साइड को हम एम्फी मतलब होता है बोथ, जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर दिखाए। अब जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड, आप लोग भी इसको ध्यान में रखना और ये रिएक्शन बहुत अच्छी तरह समझना। Al2O3 + 6H2O, AlCl3 + H2O। अब चूँकि यहाँ पर Al2O3 एसिड से रिएक्शन कर रहा है, यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड का नेचर बेस जैसा है, इसलिए इस रिएक्शन में एल्युमिनियम ऑक्साइड बेसिक कह सकते हो सब्सटेंस का काम कर रहा है। एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर देखो बेस से रिएक्शन कर रहा है, NaAlO2। कभी कभी इस रिएक्शन को पूछ लिया जाता है, इक्वेशन देना होता है, पूरे 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, तो आपको इसलिए भी इसको तैयार करना है। तो NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट, इस केस में चूँकि Al2O3 बेस से रिएक्शन कर रहा है, इसलिए Al2O3 का नेचर एसिड जैसा है, एसिडिक नेचर का है। ऐसे ZnO H2SO4 से रिएक्शन करके जिंक सल्फेट और H2O बना रहा है, तो यहाँ पर इसका नेचर बेस जैसा है। और यही ZnO NaOH से रिएक्शन करके Na2ZnO2 बना रहा है, और Na2ZnO सोडियम जिंकेट इसका नाम है, Na2ZnO2 ध्यान देना प्लस H2O, तो यहाँ पर इसका नेचर एसिड जैसा है। तो जो आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड हैं, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं, इनका नेचर एसिडिक और बेसिक दोनों जैसा है। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन कहीं बने कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल दो या एम्फोटेरिक ऑक्साइड से हैं क्या, तो आप Al2O3 और ZnO को लेकर के अपना काम कर सकते हो, और इस इक्वेशन से हम अपने क्वेश्चन को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब इसके अगले वाले रिएक्शन की तरफ हम मूव करना चाहेंगे। सेकंड, अब तक हमारा क्या था कि मेटल का रिएक्शन हम लोगों ने ऑक्सीजन से करा रखा था, ऑक्साइड बने थे और हम लोगों ने उसके ऑक्साइड के कुछ नेचर को डिस्कस किया था। अब हम सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ मूव करेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, मतलब मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ। ऐसे केस में देखा जाए मेटल वाटर में, ज़्यादातर केस में मेटल वाटर से मिल करके रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना देंगे और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। और जो मेटल ऑक्साइड होते हैं कुछ वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ये रिएक्शन एक नॉर्मल रिएक्शन हम लोग पहले से भी कर चुके हैं, लेकिन चूँकि मेटल की एक्टिविटी अलग अलग है, कुछ मेटल बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, कुछ कम एक्टिव हैं, तो उसके बेसिस पर देखा जाए हम लोग मेटल के अलग अलग नेचर के बेसिस पर अलग अलग पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए सोडियम और पोटेशियम को मैंने ले रखा है। सोडियम एंड पोटेशियम मेटल रिएक्ट विग्रसली, बहुत फास्ट रिएक्शन होगा विथ कोल्ड वाटर टू फॉर्म रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। ध्यान देना ये लाइन क्या समझा रही है कि सोडियम और पोटेशियम मेटल अगर एक कोल्ड वाटर से भी अगर रिएक्शन करेंगे तो बहुत फास्ट करेंगे और रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है कि दिस रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्ड कैचेस फायर। ये जो हमारा जब हम सोडियम या पोटेशियम का रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो जो रिएक्शन है ये इतना ज़्यादा वायलेंट है और एक्सोथर्मिक नेचर का है कि जिससे जो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही होती है या आग पकड़ लेती है और तुरंत H2O बना देती है। ध्यान देना हाइड्रोजन अगर एयर में जलेगी तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन अगर होगा तो हाइड्रोजन H2O बनाएगी, तो मतलब ये वाटर का फॉर्मेशन कर देती है, H2O बना लेती है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो मेरे कहने का पर्पज़ क्या है, जैसे इसी केस में देख लीजिए कि अगर मैंने सोडियम को ले रखा है और इसका रिएक्शन हम H2O से करा दें, तो पहले दे रखा है कि हम लोग क्या समझेंगे, NaOH बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब यही जो हाइड्रोजन गैस बनती है ये लिबरेट होती है, ये जलती है, बर्न होती है, तो अपने को ऐसा लगता है कि सोडियम या पोटेशियम वाटर में डालने से जलने लगते हैं, लेकिन सोडियम या पोटेशियम बर्न नहीं होते। सोडियम या पोटेशियम तो रिएक्ट करके अपना हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, बर्निंग हाइड्रोजन की होती है, क्योंकि रिएक्शन काफ़ी एक्सोथर्मिक है, हाईली एक्सोथर्मिक है। अब इक्वेशन बैलेंस करने के लिए देखा जाए हम लोग क्या करेंगे, 2
और 2 ले लेंगे, यहाँ पर 2NaOH आ जाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। इसी जगह पर अगर हम पोटेशियम को ले लें 2K प्लस 2H2O गिव्स आउट, यहाँ पर 2KOH बन जाएगा और प्लस H2। लेकिन ध्यान देना है कि जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है ये एकदम से इसकी बर्निंग हो जाएगी और कह सकते हो कि एकदम जो सोडियम या पोटेशियम है ये येलो येलो कलर में ऐसा लगता है बर्न हो रहे हैं, लेकिन स्पेशली बर्निंग हाइड्रोजन की होती है, ना कि सोडियम या पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम तो हाईली रिएक्टिव हैं। कैल्शियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, ध्यान देना कैल्शियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन करेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। अब ये जो रिएक्शन है ये लेस वायलेंट है, मतलब एनर्जी यहाँ पर भी लिबरेट होनी है, एक्सोथर्मिक है, लेकिन अब सोडियम या पोटेशियम के रिस्पेक्ट में लेस एक्सोथर्मिक है। तो जो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही होगी वो बर्न नहीं होगी, वो जलेगी नहीं। तो यहाँ पर देखो कैल्शियम ले लिया और प्लस H2O, दोनों का रिएक्शन करा दिया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया COH होल ट्वाइस और प्लस हाइड्रोजन। अब इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर देखो 2 लेना पड़ेगा, 2H2O, तो दोनों ऑक्सीजन यहाँ कवर हो गए, 2 हाइड्रोजन भी हो गए और यहाँ H2 है, तो हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। एक चीज़ समझा दें कि जो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही होती है यह हाइड्रोजन गैस उस कैल्शियम पीस के चारों तरफ बबल की तरह से कलेक्ट हो जाती है, और कैल्शियम पीस के चारों तरफ अगर बबल की तरह से हाइड्रोजन कलेक्ट हो जाएगी तो एक तरह से आप मान सकते हो कि ये जो कैल्शियम का पीस है ये सोल्यूशन में ऊपर अपलिफ्ट हो जाएगा और कह सकते हो कि वो फ्लोटिंग होगी, यानी चारों तरफ तैरने लगेगा। तो वो इसलिए फ्लोटिंग हो पा रही है क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो लिबरेट हो रही है ये कैल्शियम मेटल से स्टिक करके सरफेस पे आ जा रही है, इसलिए फ्लोटिंग हो रही है। मैग्नीशियम केस में भी यही सेम केस आएगा। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा बट रिएक्ट विथ हॉट वाटर। लेकिन इसका रिएक्शन देखा जाए कोल्ड वाटर के बजाय, अब तक तो हमारे रिएक्शन देखा जाए कोल्ड वाटर से हो गए, लेकिन अब ये रिएक्शन हॉट वाटर से होगा। कैसे? मैग्नीशियम प्लस H2O। अब इस केस में देखा जाए मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा और प्लस H2, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। लेकिन यहाँ पर हमें 2H2 लेना पड़ेगा, लेकिन अब यह वाटर कैसा है? वार्म है, यानी वार्म वाटर से रिएक्शन होगा, कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ तक तो हमें कुछ नहीं करना पड़ा, नॉर्मल कोल्ड वाटर से ही रिएक्शन हो गया, लेकिन चूँकि मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी इनसे कम है इसलिए अपने को वाटर को वार्म करना पड़ेगा, तब जा कर के रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। जिंक और एल्यूमिनियम डू नॉट रिएक्ट इधर विथ कोल्ड वाटर और हॉट वाटर। अब इनकी रिएक्टिविटी और लोअर है जिंक और एल्यूमिनियम की, ना तो ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन करेंगे ना तो हॉट वाटर से करेंगे, बट दे रिएक्ट ओनली विथ स्टीम, ये स्टीम से रिएक्शन करेंगे और केवल अपना ऑक्साइड बनाएंगे, ध्यान देना, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। अगर हमने Zn ले लिया प्लस H2O, और H2O देखा जाए हॉट वाटर भी नहीं, केवल स्टीम लेना पड़ेगा अपने को, तो ZnO बना देगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर लिबरेट होगी। लेकिन स्टीम के साथ ये रिएक्शन होगा, ऐसे नॉर्मल नहीं होगा। अगर आप एल्यूमिनियम को ले लीजिए और H2O से रिएक्शन करा दीजिए और H2O यहाँ पर स्टीम, इतना इसको लेना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, वाटर को स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये Al2O3 बना देगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। अब आपको दिख रहा है कि अगर Al2O3 हम बनाना चाहते हैं तो हमें 2 एल्यूमिनियम लेना पड़ेगा और 3 ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ 3H2O करना पड़ेगा और हाइड्रोजन को यहाँ पर 3 करना पड़ेगा। तो अब हमारा इक्वेशन ये बैलेंस हुआ। Fe की बात की जाए अगर, Fe रिएक्ट ओनली व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट आयरन। ध्यान देना, अगर हम Fe की रिएक्टिविटी इनसे भी लोअर है इसलिए Fe को भी रेड हॉट करना पड़ेगा। देखो रेड हॉट आयरन यहाँ पर, और इस पर स्टीम पास करनी पड़ेगी, तब जा कर के Fe अपना Fe3O4 देगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। जैसे देखिए Fe प्लस 3Fe प्लस 4H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस 4H2। तो इस केस में देखा जाए अपना Fe का रिएक्शन होगा, लेकिन अब Fe की रिएक्टिविटी चूँकि लोअर है इसलिए स्टीम तो पास करेंगे, तो केवल स्टीम पास करने से अपना काम बनने वाला नहीं है, Fe को भी रेड हॉट करना पड़ेगा, तो ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर इवन अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशन। कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, इनकी रिएक्टिविटी लीस्ट है, ना के बराबर रिएक्टिव है, इसलिए अब ये वाटर से किसी भी केस में न तो वार्म, न तो कोल्ड, न तो स्टीम,
किसी भी केस में रिएक्शन नहीं करेंगे, या कोई भी स्ट्रॉन्ग कंडीशन हम इसमें दें तो भी इनका रिएक्शन नहीं होगा। तो ये तो अपने दिमाग में रखने की ज़रूरत है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, ये रिएक्शन ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब इसके आगे देखा जाए, हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ना चाहेंगे। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड। ध्यान देना, ये बड़ा अच्छा पॉइंट अपना है कि मेटल का रिएक्शन हम डाइल्यूट एसिड से कराएंगे तो इस केस में क्या होगा। तो एक छोटी सी मैं एक्टिविटी सीरीज़ की डिस्कशन करना चाहूँगा और उसके बाद मैं इस टॉपिक को ले रहा हूँ। आप लोग थोड़ा एक्टिविटी सीरीज़ को देखिएगा, बुक में बनाई गई है। अपने एनसीईआरटी में ये एक सीरीज़ है, पेज नंबर 45 पर बनी है। इसको हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज़ का नाम दे रहे हैं, क्योंकि चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल है, इसलिए इसी चैप्टर में सीरीज़ बनी हुई है। ये देखा जाए पूरी एक सीरीज़ जो बनी है मेटल की एक्टिविटी के बेसिस पर बनी हुई है। सबसे ऊपर मोस्ट रिएक्टिव मेटल हैं, बीच में देखो रिएक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है ऊपर से नीचे, और लास्ट में सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल हैं। अब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe, Pb। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन है। तो अगर हाइड्रोजन किसी भी डाइल्यूट एसिड का रिएक्शन अगर किसी मेटल से कराया जाए तो मेटल क्या करेगा, एसिड से रिएक्ट करके मेटल अपना सॉल्ट बना देगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत स्पेशली ये है कि अगर डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना है या हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा तो इनसे ज़्यादा एक्टिव मेटल से होगा। मतलब अगर नीचे वाले किसी मेटल को लिया जाए तो ये डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं करेंगे। ये हाइड्रोजन इस प्लेस पर जो है ये हमारे लिए बड़े काम का है। ये सब के सब मेटल जो हाइड्रोजन के ऊपर हैं, हाइड्रोजन ज़्यादा एक्टिव हैं, इसलिए डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेंगे। लेकिन ये नीचे वाले मेटल डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से बिलो है, हाइड्रोजन से कम है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके हमें ये डिस्कशन करना है। और एक डिस्प्लेसमेंट वाले रिएक्शन में भी ध्यान देना कि लोअर मेटल का कोई अगर सॉल्ट है जो एक्टिविटी सीरीज़ में लोअर पोजीशन में है, तो उस मेटल सॉल्ट से मेटल को हटाने का काम, डिस्प्लेस करने का काम उससे ज़्यादा एक्टिव मेटल हर हाल में करेंगे। तो ये एक्टिविटी सीरीज़ की ज़रूरत अगर आपको पड़े तो आप इसको एक बार ज़रूर देखना, ओपन करना। मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए एक्टिविटी सीरीज़ को आपके सामने रखा है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड ले रखा है। अब वही एक्टिविटी सीरीज़ में जो मेटल हाइड्रोजन के एबव हैं सब ये डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे। जैसे मान लो अगर हमने Zn ले लिया और इसका रिएक्शन हमने मान लिया HCl से करा दिया, तो पता है कि ये देखो ZnCl2 बना देगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। क्योंकि जिंक की एक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, इसलिए ये जिंक जो है डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। अगर यहाँ पर आप मैग्नीशियम को ले लीजिए और मान लो कि आपने H2SO4 लगा दिया, तो अब यहाँ पर देखो मैग्नीशियम का सल्फेट बन जाएगा MgSO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। मैग्नीशियम की एक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, एक्टिविटी सीरीज़ में पोजीशन इसकी हाइड्रोजन के एबव है, इसलिए डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। कोई भी मेंबर ले सकते हो, यहाँ पर आप एल्युमिनियम को भी ले सकते हो, और मान लो कि हम HNO3 एसिड ले लें, इससे रिएक्शन करा दें तो एल्युमिनियम का देखा जाए नाइट्रेट बन जाएगा, AlNO3 होल थ्राइस बन जाएगा, क्योंकि एल्युमिनियम पर 3+ चार्ज है, और प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ लिबरेट होगी। तो आपको देखने से लग रहा है कि इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हमें इसको 6, इसको 2 और इसको भी 2 लेना पड़ेगा, और हाइड्रोजन जो डिस्प्लेस हो रही है ये देखो 3H2, तो ये हमारा इक्वेशन बैलेंस होगा। तो कोई भी ऐसे रिएक्शंस हम ले सकते हैं जहाँ पर हम किसी भी मेटल का, लेकिन ध्यान देना है कि मेटल की एक्टिविटी सीरीज़ में हाइड्रोजन के एबव होनी चाहिए। तो कोई भी मेंबर लिया जा सकता है इस वाले केस में। अगर आप Fe कोई भी ले सकते हो, Fe ले लिया और आपने मान लो कि इसका रिएक्शन आपने H2SO4 से करा दिया, ये भी हाइड्रोजन ज़्यादा एक्टिव है, तो ये भी देखा जाए FeSO4 बना देगा और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। इवन आप Pb को भी ले सकते हो, Pb ले लिया और आपने मान लो कि HCl ले लिया, ये देखो PbCl2 बना देगा और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। किसी भी मेटल को आप ले सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना है कि उसकी पोजीशन एक्टिविटी सीरीज़ में हाइड्रोजन के एबव होनी चाहिए। अगर यहीं पर आप मान लो आपने कॉपर ले लिया और आपने HCl से रिएक्शन करा दिया तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए कॉपर की एक्टिविटी हाइड्रोजन से बिलो है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगा। तो आप इसका ध्यान रखना कि ये रिएक्शन तो होना ही नहीं है, लेकिन ये सब के सब एसिड
डाइल्यूट एसिड में डाइल्यूट फॉर्म में अपने को लेने हैं। ऐसे देखा जाए रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल, जैसे जो मेटल ए है ये इसकी एक्टिविटी अगर मेटल बी से ज़्यादा है तो मेटल बी के सॉल्ट से मेटल बी को ये डिस्प्लेस कर देगा और ख़ुद अपना रिस्पेक्टिव सॉल्ट बना देगा। तो इसमें एक्टिविटी इसके लिए भी आपको एक्टिविटी सीरीज़ की हेल्प लेनी पड़ेगी, उससे ये सब कॉन्सेप्ट आप लोगों को पूरी 100% समझ में आ जाएंगे, आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मान लिया जाए कि अगर हमने ले लिया Zn और यहाँ पर हमने ले लिया H2SO4। अब अपने को पता है कि जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा एक्टिव है, तो ज़्यादा एक्टिव मेटल लेस एक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ देखिए ZnSO4 बना देगा और प्लस Cu कॉपर बन जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्यों हो पा रहा है? क्योंकि जिंक इज़ मोर एक्टिव देन कॉपर, ज़्यादा एक्टिव है। और भी आप एग्जांपल ले सकते हो। अगर यहाँ पर मैं Fe ले लूँ और इसमें देखा जाए जैसा कि अपने बुक में एग्जांपल है CuSO4 को ले लिया जाए, क्योंकि Fe मोर एक्टिव है कॉपर से, तो यहाँ पर FeSO4 बना देगा, अपना वो सॉल्ट बना देगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो कोई भी ऐसा रिएक्शन हम ले सकते हैं, अगर वो रिएक्शन होगा या नहीं होगा तो आपकी एक्टिविटी सीरीज़ हर हाल में आपकी हेल्प करेगी। कैसे करेगी? इसी तरह से करेगी कि आपको शो करके बता करके मोर एक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस एक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर यहाँ लेस एक्टिव मेटल लिया जाए और मोर एक्टिव वाले को डिस्प्लेस करना पड़े तो रिएक्शन नहीं होगा। इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगर आपने सपोज़ करो कि कॉपर ले लिया और आपने ZnSO4 सोल्यूशन में इसको डाल दिया, क्योंकि जिंक ज़्यादा एक्टिव है कॉपर से, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगी। तो आपको इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि कौन सी रिएक्शन होगी या नहीं होगी। इन दोनों स्पेशली थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट का जो हम लोग केमिकल बिहेवियर पढ़ रहे हैं, इसके लिए एक्टिविटी सीरीज़ बहुत ज़रूरी है। और एक्टिविटी सीरीज़ अगर आपको समझ में आ जाए तो ये दोनों पॉइंट अपने को समझना आसान है। रिएक्टिविटी सीरीज़ अभी आपके सामने दिया था, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज़ और एक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल, जो कि मैंने अभी आप लोगों को शो किया था। अब अपना इस पूरे चैप्टर में जो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल का टॉपिक है वो कंप्लीट है। अब जो अगला टॉपिक हमारा वीडियो आप लोगों के सामने जाएगा वो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल का बनेगा, वो जाएगा। अब आप मेटल के एक्टिविटी को विथ मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को विथ एक्टिविटी आप अच्छी तरह से पढ़ना, वीडियो के हेल्प से नोट्स प्रिपेयर करना, इंटेक्स्ट क्वेश्चन अगर होंगे तो वो भी करना, लास्ट में इंटेक्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व भी कराऊंगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। और अगर और कोई प्रॉब्लम आती है तो लाइव क्लास में उसका डिस्कशन करूंगा, आप प्रॉब्लम अपनी कलेक्ट करके रखना। ओके, थैंक यू।